हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम अपने क्वार्टर वन के बाकी जो भी कंपनीज है, जो मैं कल अपना थर्ड वीडियो बोला था बनाऊंगा, लेकिन आई एक्चुअली रन आउट ऑफ ब्रेथ आफ्टर स्पीकिंग फॉर 70 मिनट्स एंड कवर्ड आई थिंक ओवर 35 कंपनीज के आसपास ओवर 2 वीडियोस। तो मुझे लगा थर्ड वाला वीडियो आज सुबह उठ के करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया हूँ। सो अभी चालू करते हैं एक एक करके कंपनीज के, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एफएमसीजी सेगमेंट में एक कंपनी, उसका नाम है पतंजलि फूड्स करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले पतंजलि का बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, बिफोर लुकिंग एट देयर नंबर्स। तो पतंजलि का अभी भी 70-75% सेल्स आता है उनका एडिबल ऑयल के सेगमेंट में। ठीक है, बाकी जो उनका सेगमेंट है वो है उनका फूड एंड एफएमसीजी का बिजनेस। मतलब उनका ये आपका ये जो बोलो उनका एक दूध करके एक ब्रांड है जिसमें वो बिस्किट वगैरह बेचता है। फिर उनका एक न्यूट्रास्यूटिकल का उनका एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, सो द पॉइंट इज यहाँ पे कि पतंजलि का जैसे मैंने बोला 70% सेल्स आता है एडिबल ऑयल में, और ये पूरा वॉलेटाइल सेगमेंट है। मतलब जब तेल का भाव गिर जाता है तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको वो कम प्राइस में बेचना पड़ता है। ठीक है, तो इफेक्टिवली आप अगर इस पतंजलि के बिजनेस के पिछले अगर आपने इसको ट्रैक किए हो तो यू वुड अंडरस्टैंड एवरी टाइम इनका सेल्स कभी 8% नीचे, कभी 10% नीचे, 12% नीचे। ये क्यों होता है? बिकॉज वहां पे एडिबल ऑयल के प्राइसेस घट रहा है। ठीक है, और वो पूरा एक कॉमोडिटाइज्ड एक सेगमेंट है। मतलब क्या है, तेल का भाव जिस तरफ जाएगा उस एंगल से ये अपना तेल बेचेगा। गॉट इट? मतलब इनका 70-75% ऑफ द टोटल सेल्स में ये एंटायरली वॉलेटाइल है और इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए कंपनी क्या कोशिश कर रही है, ये जो फूड एंड एफएमसीजी वाला सेगमेंट है, ठीक है, मतलब ये जो बिस्किट का जो पोर्टफोलियो है ये स्ट्रक्चरल है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखोगे पतंजलि नया नया डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, नया नया जगह में जा रहा है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इतने सालों से ब्रिटानिया करके आए, या फिर आप देखोगे जो मिसेस बेक्टर फूड्स कर रहे हैं अपने बिस्किट वाले, और अपने अपने जो दूसरा जो अपना जो बोलिए उनका जो इसका अरे क्या बोलते हैं, एक तो बिस्किट का सेगमेंट और दूसरा आपका बेकरी का सेगमेंट है बेक्टर का। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, पतंजलि इज ट्राइंग टू नाउ चेंज द प्रोडक्ट मिक्स एंड गो मोर एंड मोर टुवर्ड्स द मोर स्ट्रक्चरल फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस। तो अगेन हैविंग सेड दैट, आप देखोगे पतंजलि फूड्स का ओवरऑल सेल्स Q1 में भी 8% के आसपास गिरा है। ठीक है, एंड अगेन फॉल इन सेल्स हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉल इन ऑयल प्राइसेस। और यहाँ पे ऑयल मतलब यहाँ पे एडिबल ऑयल का बातें हो रहा है, राइट। सेकंड ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि एडिबल ऑयल का डिमांड यहाँ पे हीट वेव के वजह से भी थोड़ा बहुत और घटा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। एंड इनका जो फूड एंड एफएमसीजी का जो पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है दैट इज 26% ऑफ सेल्स। एक साल पहले द नंबर वाज अराउंड 23-24%। तो वो धीरे धीरे करके ये फूड एंड एफएमसीजी वाला पार्ट को और आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स देन क्या होगा, उनका जो अर्निंग्स का जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, अर्निंग्स का, सेल्स का, जैसे भी आप देखो। सो यही हो गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस बार उनका जो बिस्किट का सेगमेंट का ग्रोथ है वो सिर्फ 9% हुआ। ठीक है, तो बिस्किट का सेगमेंट का उनका ग्रोथ 15-20% के आसपास आता था, तो अभी इस बार 9% आया। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। ठीक है, तो बट हैविंग सेड दैट इनको थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन मिला यहाँ पे। इफ यू लुक एट देयर पैट आई थिंक वेंट अप 3x। ठीक है, एंड इनका मार्जिन भी वेंट अप आई थिंक 3 गुना हो गया। अभी इनका पैट मार्जिन आई थिंक 3.6% है, जबकि इनका पैट मार्जिन वाज 1.1% लास्ट ईयर। तो इसका क्या मतलब, 70% ऑफ पतंजलि का सेल अभी भी एडिबल ऑयल सेगमेंट का है, जो कि बहुत ही वॉलेटाइल है। और इनका आप देख ही सकते हो कि पैट मार्जिन इतना पतला है, मतलब 1%, 2%, 3% है ना। तो इसीलिए मुझे ये बिजनेस, मतलब देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि लेना है नहीं लेना है, पैसा बनाएगा नहीं बनाएगा, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये सारे बिजनेसेस में अगर मैं पैसा डालता भी हूं तो मुझे पता भी नहीं है कि अगले 3 महीने के बाद क्या होगा, बिकॉज ये तेल का भाव कहां जाएगा, कौन से मतलब कैसा रिजल्ट आ जाएगा, इट कैन बी अ कंप्लीट सरप्राइज टू मी, है ना। जो लास्ट ईयर से जब से मैं पतंजलि को ट्रैक कर रहा हूं तो मैं यही चीज ऑब्जर्व किए जा रहा हूं। सो अनलेस एंड अंटिल दे गेट दैट पोर्शन ऑफ द पाई अप इन फूड एंड एफएमसीजी टू लेट्स से 40-50-60%, उनका सेल्स ग्रोथ या ईपीएस ग्रोथ में उतना कंट्रोल नहीं आएगा। अब हम दूसरे और कंपनीज के बारे में बात करते हैं, दो ऐसे कंपनी के बारे में बात करते हैं जो श्रिम्प एक्सपोर्ट मार्केट में है। ठीक है, एक का नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड और दूसरा का है आपका अवंती फीड्स। दोनों का ही रिजल्ट बहुत ही बुरा है। ठीक है, अब इनको देखना पड़ेगा इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। ठीक है, वरना नंबर्स बोल के कोई फायदा नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आप एपेक्स फ्रोजन फूड को देखोगे, इनका मेजर मार्केट है यूएस, ठीक है। यूएस में आप सोचो ना, जितने ये जो रेस्टोरेंट्स हो गया, सुपरमार्केट्स हो गई, ठीक है, ये जो सारे जगह में जो ये श्रिम्प की जरूरत होता है, तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस करके उस श्रिम्प को देता है, ठीक है, पैकेट करके। आप देखोगे रेडी टू ईट श्रिम्प्स वगैरह ये सब एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम यही है कि एक तो यूएस में श्रिम्प का डिमांड थोड़ा सा टेपिड हो गया, दूसरे साइड में क्या किया यूएस गवर्नमेंट ने एक कस्टम ड्यूटी लगा दिया इसके ऊपर। मतलब अगर आप श्रिम्प यहाँ पे लेट से यूएस में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो लेट से यूएस में, एंड द यूएस आर इंपोर्टिंग द श्रिम्प्स, तो वहां पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया। मतलब नाउ इट इज नाउ वहां से अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं सिंपल अगर भाषा में आपको समझाऊं कि लाइक अगर कोई लेट से आज अगर इनका श्रिम्प्स लेना चाहता है तो दे वुड हैव टू पे अ बिट मोर बिकॉज वहां पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। गॉट इट। तो इससे क्या हुआ, इनका पूरा डिमांड सिनेरियो में प्रॉब्लम आ गया। तो इसी वजह से एपेक्स फ्रोजन फूड अभी क्या कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उनका वही कहना है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कस्टम ड्यूटी में कोई इशू नहीं है, जबकि यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ, ये सब चीजों की वजह से आपका ओवरऑल सेल्स फेल बाय 25%, है ना। तो सेल्स डिग्रीव बाय 25%, राइट। एंड ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट आई थिंक 25% से वॉल्यूम्स डिग्रीव किया, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम घट गया एंड आई थिंक ओवरऑल सेल्स का नंबर आई थिंक दैट्स नॉर्थ ऑफ 30%। तो सेल्स 30% के ऊपर से गिरा एंड इट वाज मेजरली लेड बाय फॉल इन वॉल्यूम्स, राइट। बिकॉज अगर आपने कस्टम ड्यूटी लगा दिया, बैरियर्स लगा दिया, तो मतलब क्या, पिछले साल आपने अगर 100 श्रिम्प्स का पैकेट बेचे, इस बार आप लेट से 75 श्रिम्प्स का पैकेट बेच रहे हो। सो डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज। दूसरा अगर मैं अवंती फीड का बात करूं तो ये भी वही फ्रोजन श्रिम्प्स बेचने वाला कंपनी है। इनका रिजल्ट्स बेटर है एपेक्स से, लेकिन फिर भी इनका भी सेल्स घटा। इनका सेल्स घटा कुछ 3% के आसपास, और इनका भी जो 3% घटा दैट इज मोस्टली ड्रिवन बाय वॉल्यूम डिग्रोथ, ठीक है। सो नॉट अगेन लाइक नॉट अ वेरी गुड न्यूज। बट अवंती का कहना है कि लाइक यहाँ पे श्रिम्प का प्राइसेस हैव हेल्ड अप प्रीटी वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सोचो ना, एक तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट में दूसरे देशों पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे यूएस है मेजर मार्केट फॉर एनी श्रिम्प। इंडिया का जो भी ये एक्वाकल्चर श्रिम्प का मार्केट है, तो वहां पे यूएस ही उनका मेजर एक्सपोर्ट मार्केट होता है, ठीक है। तो जैसे सोचो ना, कल मतलब जैसे यूएस ने ये पूरा बैन नहीं लगाया, बट यहाँ पे तुम्हारा कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा दिया, कल क्या पता कुछ बैन लगवा दे, ये लगवा दे, तो तुम्हारे बिजनेस का पूरा फॉर्च्यून्स बदल सकता है ना। तो इसी वजह से ये सारे बिजनेसेस में भी मुझे थोड़ा डर लगता है बिफोर गेटिंग इन, ठीक है। अगेन नो रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। अवंती फीड का भी आई थिंक अराउंड 60% ऑफ देयर सेल्स यहाँ पे आई थिंक उनका यूएस से ही आता है, ठीक है। और बाकी तो ऑफकोर्स यूरोपियन यूनियन हो गया, मिडिल ईस्ट नेशंस वगैरह हो गई। तो बात यहाँ पे है कि आप देखो कि मैंने पतंजलि का बात किया और यहाँ पे 2 श्रिम्प कंपनीज का बात किया। यहाँ पे इतने सारे एक्सटर्नल मूविंग पार्ट्स है ना, मतलब जैसे एडिबल ऑयल का प्राइसेस कल क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा पतंजलि का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ क्या होगा। और यहाँ पे मुझे सिर्फ टेंशन लेना पड़ेगा जियोपॉलिटिकल कौन सा टेंशन है, या फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि चलो यूएस में कल कोई अगर बैन लगवा दिया या कोई कस्टम ड्यूटीज मतलब कल और भी बढ़ा दिया, तो फिर इनका क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया बात। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि से फॉर एग्जांपल मतलब इनका ईपीएस का वॉलेटिलिटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब ऑफ कोर्स एक कंपनी है जो ये इनरवेयर अपैरल्स स्पेस में है, लक्स इंडस्ट्रीज करके। तो यहाँ भी वही है, आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में टॉक्ट अबाउट पेज, डॉलर एंड रूपा, जिनमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। पेज का आई गेस 2% का ग्रोथ, रूपा का 7% एंड आई थिंक डॉलर का 1% का या 0% 1% के आसपास का ग्रोथ है। मतलब क्या, और इन सबका वही कहना है कि हीट वेव था, इलेक्शंस था, सो ऑन एंड सो फोर्थ था, तो इससे बिजनेस को हम बढ़ा नहीं पाया। तो लक्स का भी वही सिचुएशन है आई गेस। हाँ, लक्स का भी आप देखोगे वॉल्यूम्स ओनली ग्रू बाय 6%, ठीक है, एंड सेल्स ग्रू बाय 2%। तो अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ सेल्स ओवरऑल सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता है, मतलब आपने प्राइस कट भी लिया। गॉट इट। मतलब यहाँ पे प्राइसिंग पावर भी नहीं है और वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल आपका सेल्स सिर्फ मतलब से फॉर एग्जांपल 2-3% से ही ग्रो किया। एंड इफ आई रिमेंबर लक्स इंडस्ट्रीज करेक्टली, लक्स इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे जो ये बनियान वगैरह बनाते हैं वो कंपनी का बात हो रहा है। तो FY24 में भी ओवर 23 में आप देखोगे ओवरऑल इनका सेल्स गिरा था, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक ये सब जो कंपनीज है, ये सब लक्स इंडस्ट्रीज, मतलब जो 1-2-3% वाले ग्रोथ वाले कंपनीज, ये अपने शेयर होल्डर को कितना ही पैसा बना के देगा, ठीक है। दे नीड टू इंक्रीज द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। अब ऑफकोर्स राइट, ये इलेक्शन एंड हीट वेव की वजह से तो ऑफकोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हुआ ही है, राइट। तो हमें आगे के क्वार्टर्स में जाके देखना पड़ेगा कि इनमें से वो ग्रोथ वापस आता है कि नहीं, बिकॉज कोई भी कंपनी का अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता है, ठीक है, तो उसका स्टॉक तो ऊपर जाना बंद करता है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब हम बात करते हैं अरमान फाइनेंशियल्स की, ठीक है।
तो अरमान का रिजल्ट एकदम ही मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो अरमान फाइनेंशियल्स, पहले बिजनेस मॉडल जानते हैं, वो एक एनबीएफसी है जो कि माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसी आप बोल सकते हो, क्योंकि 85% ऑफ अरमान का जो लोन बुक है वो है आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में। बाकी उनका एक टू व्हीलर और एक एमएसएमई का एक सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आता है कि अरमान का, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, राइट। वरना देखिए, मतलब वीडियो बनाने का यही एडवांटेज है ना कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अरमान, अगर आप 1-1.5 साल पहले देखोगे, जब माइक्रो फाइनेंस का पूरा एकदम मतलब कोविड के बाद से जो वापसी हुआ था, अरमान यूज्ड टू ग्रो द बुक एट 60-65%, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर पिछले 2 क्वार्टर से मैं ये देखा कि अरमान का क्रेडिट कॉस्ट इज गोइंग अप। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा करके खराब हो रहा है, एंड दे वर ऑफ कोर्स प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर। तो इसके साथ क्या मैं देखा कि अरमान का लोन बुक का ग्रोथ का रेट भी उन्होंने घटाने लग गया। मतलब 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर पहले तक, मतलब आई गेस पिछले साल इस समय तो 50-60% से अपने लोन बुक को ग्रो कर रहा था, लेकिन 2 क्वार्टर पहले उन्होंने लोन बुक को आई थिंक कुछ 40% से ग्रो किया। पिछले क्वार्टर में आप देखोगे 36% से ग्रो किया। मैं सब वाई लेवल का बात कर रहा हूं इन दैट क्वार्टर, ठीक है। और अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे Q1 ओवर Q1, द AUM का ग्रोथ का रेट इज ओनली 21%। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक तरफ इनका क्रेडिट कॉस्ट इज गोइंग अप, ठीक है। मैनेजमेंट ने एग्रेसिवली प्रोविजन किया और राइट ऑफ्स भी बहुत किया, विच इज वेरी बैड एक्चुअली, बिकॉज आप सोचो ना, कोई भी फाइनेंशियल्स का मैनेजमेंट अगर आके बोलता है कि हम एग्रेसिवली राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, और आगे जाके भी क्रेडिट कॉस्ट विल स्टे एलिवेटेड, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं होने वाला है अगले 2-3 क्वार्टर में भी, राइट। और मार्केट इसको कभी अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, आप देखिए, अगर आपका एसेट क्वालिटी खराब होता है तो उसके साथ साथ ही आप देखोगे कोई भी फाइनेंशियल का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घटता रहता है। मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कोई फाइनेंशियल का एनपीए नंबर्स आर गोइंग अप, credit costs are going up, they are providing more and still let's say growing the loan book at a fast pace. You just cannot. आपने ये वाला पैटर्न बंधन बैंक में भी देखा हो कि बंधन बैंक पिछले 2-2.5-3 साल में जो भी प्रॉब्लम्स में था, कोविड, फिर वो असम वाला फ्लड, जो भी प्रॉब्लम्स में था, आप देखोगे बंधन बैंक का लोन बुक का ग्रोथ का रेट भी घटने लगा था एज देयर ग्रॉस एनपीए नंबर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये है बात। तो अभी अरमान का तो सिर्फ 20% का ग्रोथ है, सो मतलब 20% का उनका लोन बुक का ग्रोथ है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मैंने क्या बोला कि यहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रेसिवली प्रोविजन किया, ठीक है। तो उन्होंने प्रोविजन किया और उन्होंने राइट ऑफ्स भी किया। तो अगर अपने राइट ऑफ्स कर रहे हो एग्रेसिवली, अगर आप राइट ऑफ्स कर रहे हो, मतलब बैड लोन्स को अपने बुक से भगा रहे हो और उसको प्रोवाइड कर रहे हो और उसको एकदम पूरी करके भगा रहे हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो मतलब उसमें से पैसा मिलने का कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में हर्ट हो, मतलब एकदम अफेक्ट होता है, बिकॉज प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इन द इनकम स्टेटमेंट ना, राइट। मैंने अपने फाइनेंशियल वर्कशॉप में तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाया, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा होगा, आप जाके वो लेके एक बार देख सकते हो, है ना। तो आपको कोई और मतलब फुल क्लैरिटी मिल जाएगा कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस करने में। लेकिन यहाँ अभी अरमान में वापस आते हैं, तो अगर आपका प्रोविजंस बढ़ गया तो आपका इनकम स्टेटमेंट का पैट का ग्रोथ यहाँ पे कम हो जाएगा, गॉट इट। तो पैट का ग्रोथ अगर यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे अरमान का क्या हुआ, यहाँ पे प्रोविजंस बढ़ा, प्रोविजंस आई थिंक वेंट अप बाय 250%, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पैट फेल बाय 22%, गॉट इट। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अभी अरमान का पिछले साल Q1 में जो पैट था, अगर 100 रुपए था, अभी कितना बन गया 78 रुपीज, बिकॉज द पैट फेल 22% बिकॉज दे हैड टू प्रोवाइड मोर, राइट। एंड प्रोविजन तो आपको अपफ्रंट लेना पड़ता है, गॉट इट, फॉर द बैड लोन्स, वो आगे का आए या अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो नथिंग गुड टू से। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं, हमें देखना पड़ेगा एक बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है रादर देन व्हाट इट डिड इन द पास्ट, गॉट इट। किस डायरेक्शन में जा रहा है इज क्रिटिकल, बिकॉज मार्केट का कोई मेमोरी नहीं है, ये सब हमारे इन्वेस्टर्स का मेमोरी है, जो पुराने बूढ़े लोग 10 साल 15 साल पहले क्या किया था वो सोच के बैठा है, ठीक है। वैसे मार्केट नहीं चलता, मार्केट देखता है कि बिजनेस का दिशा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे अरमान का दिशा किस तरफ जा रहा है तो आई वोंट से इट इज इन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज एक जो पर्टिकुलर पैरामीटर है विच एक्चुअली इज लाइक प्रॉब्ली अ शॉर्टकट टू सी के विच डायरेक्शन इज द बिजनेस इज गोइंग, कि आप उसका आरओई का डायरेक्शन देख लो। तो अभी आरओई अरमान का कुछ 15% है, और अगर आप पिछले साल में कोई भी क्वार्टर में उठा के देख लो या FY24 में देख लो, द आरओई वाज नॉर्थ ऑफ 25-30% के आसपास, ठीक है। तो मतलब क्या, आपका आरओई का नंबर अभी घट के अरमान का हो गया 15 या 14% के आसपास। सो दैट इज द थिंग हियर। और मैनेजमेंट ने भी कॉन कॉल में वही चीज बताया कि क्रेडिट कॉस्ट अभी थोड़ा सा, अभी एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तक का ये प्रॉब्लम्स चलता रहेगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं, देखिए अब पॉइंट क्या है ना, एज एन इन्वेस्टर क्या हो
जाता है ना, ऐसे सिचुएशन में एक स्टॉक और सस्ता होने लगता है, राइट। लेकिन इन्वेस्टर को क्या लगता है, स्टॉक सस्ता हो रहा है, ले लो। मेरा कहना ये है कि कंपनी को ट्रैक करो। कोई भी कंपनी में ना कोई जजमेंट मत बना लो कि ये परमानेंटली अच्छा है या परमानेंटली बुरा है, वरना ये एचडीएफसी बैंक वाले लोग इतने फंसते नहीं, ठीक है। बिकॉज उनके दिमाग में वही प्रॉब्लम था कि एचडीएफसी बैंक तो अच्छा ही है, बाय डिफॉल्ट पूरा जिंदगी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, जब एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस खराब होता गया, उनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ जो कम होता गया, लोगों ने देखा ही नहीं उसको और 4-5 साल पूरा गवा दिया। यहां पे भी वैसा ही सिचुएशन है, ठीक है। मतलब इन सेंस के लाइक मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट द सिंपल लॉजिक में बता रहा हूं, ठीक है। लॉजिक एक ही चीज है कि आज अगर आप कोई भी जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि द बिजनेस इज मूविंग साउथ, साउथ का मतलब है कि लाइक उनका आरओई का नंबर घटते जा रहा है, लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घटते जा रहा है, और मैनेजमेंट खुद कॉन कॉल में नेगेटिवली बातें कर रहा है, ठीक है। खुद ही बोल रहे हैं आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, खुद ही बोल रहे हैं कि आगे जाके एसेट क्वालिटी मतलब इंप्रूव होने का चांसेस उतना नहीं है। तो आप कहां से कॉन्फिडेंस ला रहे हो उसको उस दिन में, ठीक है, कि मैं सस्ता उठाऊं। कंपनी को ट्रैक करो। जिस दिन आप देखोगे रिजल्ट्स अच्छा थोड़ा बहुत भी हो रहा है और कॉन कॉल में मैनेजमेंट का गाइडेंस बेटर किया, बिकॉज अरमान का मैनेजमेंट ने क्या किया था, उनका गाइडेंस था टू ग्रो द लोन बुक बिटवीन 35 एंड 40%। 2 क्वार्टर पहले अरमान का मैनेजमेंट ने क्या किया, पहले बार अपने गाइडेंस को घटा के बोलता है कि हम 25 से 30% से ग्रो करेंगे अपने लोन बुक को वाई लेवल पे। सो द पॉइंट इज, जब भी कोई कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस घटाता है मतलब उसको प्रॉब्लम दिख रहा है ना, राइट। प्रॉब्लम मतलब क्या, डिमांड सिनेरियो खराब हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम, एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम। गॉट इट। मतलब क्या है, कोई अगर अपना गाइडेंस घटाता है, आप देखोगे उसका स्टॉक चलना बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं ऊपर का बात कर रहा हूं, ठीक है। अब साइडवाइज मूवमेंट हो, नीचे जाए, वो अलग बात है, वो दैट आई डोंट केयर। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, जब कोई अपना गाइडेंस घटा रहा है एंड ये सब हो रहा है, तो इस टाइम पे एग्रेसिव नहीं होना है कोई स्टॉक में, ठीक है। बिकॉज यू कैन गेट स्टक इन दैट स्टॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका एंट्री वैल्यूएशन सस्ता है। सस्ता इसीलिए है बिकॉज कंपनी का फंडामेंटली दे आर गोइंग साउथ, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। अरमान का बात नहीं, ये मैं अरमान एज एन एग्जांपल लेके आप कोई भी कंपनी का देख सकते हो। अगर आगे जाके आप देखते हो, से अरमान का हो या कोई भी कंपनी का हो, ठीक है, कैसे अपना वो बता रहे हैं कि आगे जाके हम अपना गाइडेंस बढ़ा रहे हैं लोन बुक का, हमें बहुत तगड़ा डिमांड दिख रहा है। बिकॉज अरमान का ये जो 21% का लोन बुक है ना, क्या बोला मैंने, उसका 83-85% ऑफ द बुक अभी भी माइक्रो फाइनेंस में है, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ही प्रॉब्लम है। तो अरमान का मैनेजमेंट पिछले 2 क्वार्टर से ये बता रहा है कि माइक्रो फाइनेंस का हनीमून पीरियड हो गया है, ठीक है। मतलब मैं ये भी नहीं बता रहा कि मतलब कि सबका स्टॉक क्रैश हो जाएगा एमएफआई कंपनीज का, नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, अगर आप से उज्जीवन का देखोगे, अगर आप से फॉर एग्जांपल स्पंदना स्फूर्ति देखोगे, या कोई भी अगर आप देखोगे, उत्कर्ष भी देखोगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप देखोगे जो भी माइक्रो फाइनेंस लेड मतलब लेड फाइनेंशियल से, वो नॉन माइक्रो फाइनेंस स्पेस में अपने लोन बुक को बढ़ा रहा है, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उज्जीवन कोशिश कर रहा है, आप देखोगे बंधन बैंक भी वही कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज, दूसरा भी अगर आप एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस लेड जो स्मॉल प्राइवेट बैंक्स होते हैं, वो लोग भी यही बता रहे हैं, ठीक है। मतलब माइक्रो फाइनेंस स्पेस में आज ज्यादा एग्रेसिव मैं तो नहीं होने वाला, ठीक है। बिकॉज हर मैनेजमेंट के बातों में मुझे लग रहा है, मतलब आप खुद ही कॉन कॉल पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, कि अभी वो सिचुएशन वैसा नहीं है जो लेट से 1-1.5-2 साल पहले तक का था कोविड के बाद, जब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर केम बैक अप, राइट। तो बात वही है ना कि अगर कोई कंपनी गाइडेंस घटा रहा है, अपना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, और से फॉर एग्जांपल बता रहा है कि आगे जाके भी तुम्हारे क्रेडिट कॉस्ट विल स्टे एलिवेटेड, मतलब यहां पे आप सोचो ना, यहां पे आप कंपनी को ट्रैक करो। मतलब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं अरमान को ट्रैक करता जाऊंगा और मैं अरमान में पैसा वापस डालूंगा जब मुझे वापस कुछ ऐसा चीज दिखेगा जो ट्रिगर दिखेगा कि बिजनेस इज मूविंग नॉटवर्ड्स। गॉट इट। एंड अरमान इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल विद एनी अदर कंपनी। अच्छा, अब थोड़ा हम बात करते हैं दो एलईडी लाइट्स बनाने वाला कंपनीज का, ठीक है। एक कंपनी का नाम है इक्यो लाइटिंग और दूसरा कंपनी का नाम है आपका फोकस लाइटिंग, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट का बात करूं तो यहाँ पे एलईडी लाइटिंग का बहुत तगड़ा प्रेशर है, मतलब प्राइसिंग प्रेशर में है, ठीक है। लाइटिंग तो है ही एक कॉमोडिटी, गॉट इट। तो बेसिकली अगर से फॉर एग्जांपल अगर द कॉमोडिटी का प्राइस में गंदा प्रेशर है और आप लेट से फॉर एग्जांपल लाइट्स ही बेच रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका कोई वैल्यू ग्रोथ नहीं आएगा, आपको कम दामों में लाइट्स बेचना पड़ेगा, या फिर से फॉर एग्जांपल आपका जो पुराना जो इन्वेंटरी जो माल आपने बना के रखा है उसको आपको कम दामों में बेचना पड़ेगा, मार्जिन में हिट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द पॉइंट इज के लाइक ये मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली इन दी एलईडी लाइट वाला सेगमेंट। तो इसीलिए फोकस लाइटिंग जो पहले 30-40-50% से ग्रो करता था, अभी आप देखोगे फोकस लाइटिंग सिर्फ 4% से ग्रो कर रहा है। अब थोड़ा हम फोकस लाइटिंग का बात करें, ठीक है। तो फोकस लाइटिंग 1-1.5 साल पहले उन्होंने ये बताता था कि हम रेलवेज के लिए
लिए अप्रूव वेंडर बन जाएंगे, और जब अप्रूव वेंडर बनेंगे तब लेट से हमारे पास बहुत तगड़ा तगड़ा रेलवे का ऑर्डर आएगा, और जो ऑर्डर आएगा रेलवे से वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आएगा, ठीक है। और उसी बेसिस पे मैनेजमेंट बताता था कि अगले 3 से 5 साल के लिए वी कैन ग्रो एट 30 to 40% CAGR। लेकिन अभी अगर आप सुनोगे, मतलब इन द पास्ट 2-3 क्वार्टर्स अगर आप सुनोगे, समहाउ वो नैरेटिव बदल गया उनका, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये आउटडोर लाइटिंग में फोकस करेंगे, रिटेल लाइटिंग में फोकस करेंगे। और इस कॉन कॉल में उन्होंने ये भी क्लियरली बता दिया कि रेलवेज में अगर आप अप्रूव वेंडर भी हो तो वहां पे भी बहुत सारे तगड़ा कंपटीशन है, ठीक है। इतना कंपटीशन है कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर करके रेलवेज को माल दे रहे हैं, ठीक है। तो फोकस को उन सब में उतना पार्टिसिपेट नहीं करना है अभी। मतलब आप अगर कॉस्ट कटिंग करके सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ के चक्कर में, ठीक है, आपने अपना माल तो दे दिया, लेकिन आपको पैसा भी मिलेगा उतना, और शेयर होल्डर्स सारे गायब हो जाएगा, बिकॉज आपका मार्जिन और स्क्वीज्ड हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, दिस इज व्हाई यू नीड टू ट्रैक अ बिजनेस, ठीक है। 1-1.5 साल पहले जैसे ये रेलवे का अप्रूव वेंडर बनेगा, ये बनेगा, बहुत हल्ला चला था, लेकिन अभी वही कंपनी, अब मैं जो ये लास्ट कॉन कॉल सुना, मुझे वही लग रहा है कि लाइक यू नो अभी ये तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये जो उनका आई गेस नवी मुंबई का जो ये नया एयरपोर्ट बन रहा है, उनको कोई 7-7.5 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, फिर ये आउटडोर लाइटिंग, इंफ्रा लाइटिंग में थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो पॉइंट है कि कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन मार्केट कभी ऐसा नहीं देखेगा कि तुम अगर लेट से अंडर परफॉर्म करते हो, ठीक है, मतलब तुम्हारा गाइडेंस लेट से 25-30-35% का था, ठीक है, और तुम 4% से सेल्स को ग्रो कर रहे हो, और तुम रेलवेज के बारे में जो इतना कुछ बोले अभी नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स ये बिजनेस है, बिजनेस में सिचुएशन बदलता रहता है, इसलिए तो हमें कॉन कॉल्स पढ़ते जाना है, ट्रैक करना है, और उसी अनुसार अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजंस को बदलनी है, रादर देन एक जगह बैठ के अपना मतलब लॉन्ग टर्म बन जाओ, ऐसे अंधेरे में नहीं बैठने का, इसीलिए तो लोग पैसा नहीं बना पाते। द पॉइंट आई एम सेइंग इज अभी तुम 4% का सेल्स ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, मतलब तुम अगर बोलते हो तुम 20-25-30% करोगे और कर रहे हो 4%, तो कहां स्टॉक जाएगा, है ना। दूसरा साइड यही है, जब भी मैनेजमेंट को सवाल पूछा जाता है तो वो लॉन्ग टर्म दिखाता है। तो मेरा पॉइंट वही है ना कि लाइक देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। वन इज ऑफ कोर्स ही इज नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और अ YOY लेवल पे, राइट, बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड बहुत टाइम यू ट्राई टू हाइड योर इनएफिशिएंसीज बाय एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ यू नो द टेन्योर। मतलब आज खराब कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपका फंड मैनेजर हूँ, 3 साल से मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, आप मेरे को आके बोला कि लाइक भाई तू अंडर परफॉर्म, निफ्टी के रिटर्न भी नहीं दे पा रहे, और मैं आपको फिर क्या बोला, भाई 10 साल के लिए रुक जा, फिर 5 साल अंडर परफॉर्म किया, फिर मैं बोला आपको 15 साल के लिए रुक जा। तो दैट इज द रिस्क हियर, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन नेवर टेक एनीबॉडीज वर्ड फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे परफॉर्मेंस और उसके साथ गाइडेंस को मिला के देखना है। तो ये हो गया आपका फोकस लाइटिंग। फोकस लाइटिंग में और तो मतलब बोलने लायक कुछ है नहीं। इनका अगर प्रोडक्ट्स बताओ तो आपका वही है, एकदम इनोवेटिव, एकदम स्मार्ट लाइट्स, LED वाला लाइट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे, आप अगर कोई मॉल्स फॉल्स में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि लाइक हर मॉल के जो कपड़े का दुकान है एंड एवरीथिंग, वो दुकान का हुलिया ही बदल जाता है जिस तरीके से आप लाइट्स उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। एंड फोकस लाइटिंग सर मतलब वैसा है कि लाइक कैसे बताओ, जैसे अगर आप चाइना से लाइट लाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका ये वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, आग वाग लग सकता है, तो राइट, लेकिन वो सस्ता है, लेकिन कोई मतलब यहाँ पे कोई सेफ्टी का बात नहीं है, राइट। लेकिन दूसरे साइड में इफ यू लुक एट जर्मन लाइट्स, ठीक है, वो बहुत हाई क्वालिटी का है, लेकिन क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इंडिया में बहुत आज रिटेलर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो फोकस लाइटिंग क्या कर रहा है, इसी बीच का जो गैप है इसको कवर कर रहा है। मतलब चाइना का जो प्राइसिंग है लाइट्स का, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव लाइट्स बनाते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो जर्मनी का कोई भी जो अच्छा LED लाइट वाला कंपनी है वैसे क्या बनाते हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स फोकस लाइटिंग अगर कोई रिटेलर यूज करता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 30-40% कम आता है देन लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई अगर ये फिलिप्स वगैरह का लाइट यूज करता है, ठीक है। और ये एक ऐसा कंपनी है जो 4-5 साल के लिए वारंटी देता है लाइट्स का, जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाते। कोई भी लाइट्स लो, आपको 6 महीने 12 महीने का मैक्स वारंटी मिलेगा। तो वही फोकस का एक एडवांटेज है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वही है ना, अच्छी कंपनी है, लाइक द मैनेजमेंट, बट अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, 3-4% से ग्रो करोगे, मतलब तब तो अच्छा नहीं है। दूसरा जो कंपनी है अगेन इकियो लाइटिंग, उसका भी वही है, उन्होंने IPO लाया था क्योंकि उनको एक नया प्लांट बनाना था, उनका एक था, अभी वो 2 प्लांट है। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मतलब वो दूसरों के लिए लाइट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो आज ये कंपनी का क्या है, इन्होंने IPO का पैसा लिया, अपना जितना डेट था वो चुकाया। ये भी एक LED लाइट्स का ही कंपनी है। इनका वैसे भी और भी टाइप का लाइट्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ये रेफ्रिजरेटर में जो लाइट्स होते हैं वो भी बनाते हैं। फिर इनका एक एक्सपोर्ट मार्केट है, जहाँ पे ये जो अमेरिका में जो बड़े बड़े जो रिक्रिएशनल व्हीकल्स
होते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर आपने स्वदेश का मूवी देखा होगा तो शाहरुख खान ऐसा एक रिक्रिएशनल व्हीकल लेके वो गांव में गया था, है ना। तो अगर आपने स्वदेश देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। तो ये रिक्रिएशनल जो व्हीकल है उसका एक तगड़ा मार्केट है यूएस में, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है, उनका जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जो ये आरवीज बनाते हैं, उनके साथ आज इस कंपनी का टाई अप है। मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इकियो लाइटिंग का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंपनी ने ये पैसा आईपीओ से क्यों उठाया था, एक तो अपने डेट चुकाने, दूसरा क्या है, एक प्लांट था दूसरा प्लांट खोलने के लिए, ठीक है। और इनका आई गेस कैपेसिटी डबल करने के लिए वो किया था, राइट। अभी ये जो कैपेसिटी डबल कर रहे हैं उसमें से ये क्या क्या बना रहे हैं, एक तो आपका एलईडी लाइट्स बना रहे हैं, फिर आई गेस ये लोग ये रिक्रिएशनल व्हीकल का लाइट्स बना रहे हैं, फिर ये लोग आई गेस सोलर पैनल्स में भी है, तो वो सोलर पैनल्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बात यहाँ पे क्या है, बात वही है, इनका भी वही कहना है फोकस लाइटिंग के जैसा कि डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे फ्लैट है, राइट। मतलब कोई भी आज एलईडी लाइटिंग कंपनी का प्राइसिंग पावर नहीं है। तो और ये कंपनी क्या करता है, अगर इनको डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉब्लम्स दिख रहा है तो ये और एक्सपोर्ट में वेंचर किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली आई थिंक ये कोई गल्फ कंट्री में भी घुसा है, ठीक है। तो ये हो गया बात। इनका रिजल्ट फोकस से बेटर है, देयर सेल्स ग्रू आई थिंक 17% YOY एंड बट इनका पैट फेल 11%। मतलब क्या, इनका पैट गिर गया 11%, मतलब शेयर होल्डर को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिला। बट एटलीस्ट आई कैन से कि इकियो नाउ इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन फोकस लाइटिंग, बिकॉज दोनों ही एलईडी लाइट्स में है ना, तो इसलिए मैं कंपेयर करके एक साथ बता रहा हूँ। और दूसरे साइड में ये है कि कंपनी अभी क्या कर रही है, ये जो डिजिटल वॉचेस होते हैं, ये तो डिजिटल वॉच नहीं है बट जो डिजिटल वॉचेस होते हैं और जो हियरेबल्स होते हैं, ठीक है, तो वॉचेस एंड हियरेबल्स आप देखोगे ये दोनों चीजें का प्रोडक्शन में भी ये जा रहा है, लेकिन ये प्राइवेट लेवल का काम करता है, ठीक है। प्राइवेट लेवल का मतलब ये है कि मतलब सोचो मैन्युफैक्चरिंग ये करेगा, फिर इस पे लेबल लगा के बेचेगा कोई और, ठीक है। तो ये होता है इस कंपनी का, मतलब इकियो लाइटिंग का। इनको B2C बिजनेस नहीं बनना है, ये B2C B2B बन के ही रहेगा। लेकिन अगर आप लाइटिंग सेगमेंट में बहुत सारे प्रेशर अभी चल रहा है, मतलब आप देख ही सकते हो, राइट। अगर इस तरीके का ग्रोथ का रेट आ रहा है, गाइडेंस फॉलो नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इकियो लाइटिंग का मैंने कॉन कॉल नहीं सुना, बट अगर मैं सुनूंगा तो उनका मैनेजमेंट गाइडेंस देता भी नहीं है उस तरीके से। ओके, सो ये हो गया बात। अब से और कोई कंपनी का है, चलो अभी तक के लिए तो इतना ही रखते हैं। आई गेस ये सारे कंपनीज, एक लास्ट कंपनी हम कर सकते हैं विंटेज कॉफी करके, आप देख सकते हो। उसको एक्चुअली मैंने बहुत रिसेंटली ट्रैक किया, ठीक है। मतलब इस कंपनी को मैं परसों ही पहले बार देखा, सो मेरा यहाँ पे उतना डेप्थ में जाके मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज जैसे ये फोकस हो, इक्यूओ हो, इनका जो मैं पास्ट का थोड़ा बहुत भी बात करता हूँ, बिकॉज मैं इन कंपनीज को ट्रैक करता। लेकिन विंटेज कॉफी को मैं पहले बार देखा। तो विंटेज कॉफी क्या है, ये भी प्राइवेट लेवल है। मतलब क्या, इनका ये लोग क्या बनाते हैं मैं बता रहा हूं। ये लोग वो पाउडर्ड कॉफी बनाते हैं, ठीक है। तो पूरा टर्म है स्प्रे ड्राइड पाउडर्ड कॉफी, ठीक है। जो आप देखोगे ये जो नेस्कैफे वगैरह में जो इंस्टेंट कॉफी होता है ना, ये वो इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं, लेकिन ये अपने ब्रांड पे किसी को नहीं बेचता है B2C में। मतलब इसलिए आपने विंटेज कॉफी का नाम आई गेस नहीं सुने होंगे। तो ये क्या करता है, ये भी प्राइवेट लेबलिंग में है। मतलब कॉफी का मैन्युफैक्चरिंग ये करेगा, ये जो पाउडर्ड कॉफी वगैरह ये बनाएगा, इंस्टेंट कॉफी वाला ये बनाएगा, फिर ये किसी और कंपनी को बेचेगा जो वो अपना लेबल लगा के फिर वो कस्टमर को बेचेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है। छोटी सी कंपनी, मतलब अगर आप इनका मार्केट कैप भी देखोगे तो बहुत ही छोटा है। इनका मतलब इस क्वार्टर में सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जबकि और मैं कंपनी को क्यों कवर कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हियर, बिकॉज इनका रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहा है, ठीक है। पिछले 2 क्वार्टर से मैं इसको देख रहा हूं, तो इसका बहुत अच्छे आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये कि इनका मेन जो मार्केट है, इनका मेन मार्केट आप देखोगे इनका यूएस और नॉर्दर्न यूरोप मार्केट है। क्यों? बिकॉज वहां पे पर कैपिटा कॉफी कंजम्पशन इज वेरी हाई कंपेयर टू से कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट नेशन का कंट्रीज, ठीक है। सो वहां पे तो इसलिए इनका मेन फोकस है आपका यूएस मार्केट, नॉर्थ यूरोपियन मार्केट। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यही है कि इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये पहले टाटा कॉफी के साथ काम कर चुका है और टाटा कॉफी को एकदम छोटे से बड़े में मतलब किया, ठीक, राइट। तो ये जो अभी इनका जो एमडी या सीईओ जैसे भी आप बोलोगे, तो इनका ये कॉफी वाले बिजनेस पे ऑलरेडी टाटा कॉफी के साथ जो एक्सपीरियंस है, तो उससे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्ट भी मिलता है कि हाँ भाई, ये मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक कंपनी को बड़ा करके दिखाया, राइट, टाटा कॉफी को, तो अभी इसके साथ भी कर सकता है। और इसका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आ रहा है। जैसे मैं अगर इसका नंबर्स भी बताऊँ आपको, तो कहाँ लिखा है मैंने इसका नंबर्स, हाँ। सो बेसिकली इनका सेल्स डबल हुआ है YOY लेवल पे इन Q1 FY25, ठीक है। और इनका पैड ग्रू 150%, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। सो दैट इज अमेजिंग, राइट। पैड ग्रू 150%, मतलब इस क्वार्टर में Q1 FY25 में 5 करोड़ का प्रॉफिट किया। सेम क्वार्टर Q1 FY24 में 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सो 2 से डायरेक्टली यहाँ पे इनका 5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंप्रेसिव ना, ठीक है। सो
अगर आप इस कंपनी को देखोगे, और ये छोटी कंपनी है, 900,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप होगा, ठीक है, और इनका सेल्स डबल, इवन अगर जब मैं इसका Q4 ओवर Q4 भी देखा था, तब भी इनका सेल्स कुछ 80, 90, 100% से ही ग्रो किया था. सो दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. इनका मैंने कोई आज तक कॉन कॉल नहीं सुना, ठीक है, कभी मैनेजमेंट से ना इंटरेक्ट किया, बट आई लाइक दैट दिस कंपनी इज हेडिंग, बिकॉज व्हेन यू लुक एट से फॉर एग्जांपल ऑल द एक्सपोर्ट लिंक मतलब कंपनीज उतना अच्छा कर नहीं रहा है, लेकिन विंटेज कॉफी के मतलब लाइक दे जस्ट कीप ऑन डूइंग गुड. ओके, और अगर मैं देखता हूँ कि कुछ है कि नहीं, हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इनका जो प्लांट है, ठीक है, इनका प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कीप्स गोइंग अप. मतलब इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज डबल्ड इन देयर एग्जिस्टिंग प्लांट्स, और आई थिंक इट्स मोर देन डबल्ड इन द लास्ट कपल ऑफ फिस्कल, है ना. मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब सोचो, अगर प्लांट का अगर आप लेट से 100 पैकेट्स बना सकते हो कॉफी का, पहले अगर आप 30 पैकेट बना रहे थे तो 30% यूटिलाइजेशन था, और अगर आप लेट से 60 पैकेट बना रहे हो आप उसी प्लांट से, तो यूटिलाइजेशन 60. तो जब कोई कंपनी का लेट से सेल्स का ग्रोथ इज वेरी हाई, ठीक है, और उसके साथ आप देख रहे हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत तगड़ा रेट से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या कि द कंपनी इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोडक्टिव, है ना. वरना कोई प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी मतलब बढ़ेगा ऑन देयर कोर प्रोडक्ट्स, है ना. तो ये अच्छी बात है. रिस्क नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे आपको देखना है कि लाइक जैसे मैंने बोला कि ये एक मैन्युफैक्चरर है, राइट, ये प्राइवेट लेबल है, मतलब ये मैन्युफैक्चर करके किसी और को देता है, वो लेबल लगाता है. तो ऐसे करके इनका जो टॉप 5 कस्टमर्स है, दैट इज 50% ऑफ द सेल्स, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, छोटी कंपनीज का हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट से ही चालू होता है ना. जितना आप बड़ा बनोगे एज अ कंपनी, उतना आपका क्लाइंट्स का भी डाइवर्सिफिकेशन होगा. मतलब व्हेन यू आर अ स्मॉल बिजनेस, आप देखोगे आपका बैलेंस शीट में प्रॉब्लम दिखता है, कैश फ्लोज में प्रॉब्लम दिखता है, बिकॉज छोटी कंपनी में पुराने बैलेंस शीट और पुराने कैश फ्लोज में आप देखोगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, राइट. मतलब आपको लगेगा आपके कैश फ्लोज नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव होगा ही ना, बिकॉज छोटा कंपनी जो भी प्रॉफिट बना रहा है वो इन्वेंटरी में डाल रहा है, जो भी प्रॉफिट बना रहा है नया प्लांट खोल रहा है, तो कैश फ्लोज नेगेटिव होते जा रहे हैं. दूसरे साइड में आप देखोगे छोटी कंपनी है, तो अगर भूख है ज्यादा, अगर ग्रो करना चाहता है, तो वहां पे डेट उठा के ग्रो करो, या डाइल्यूट करते करते इक्विटी करके तुम ग्रो करो. इससे क्या होगा, तुम्हारा बैलेंस शीट वीक लगेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो विल गो अप एंड ऑल दैट. यहां भी तुमको लगेगा भाई, मतलब कस्टमर का, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विंटेज कॉफी का बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बुरा है, नहीं, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक आइडिया पे बात कर रहा हूँ. और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे विंटेज कॉफी का से फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन खराब आएगा, ये आएगा. लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छा कर रहा है ना, उसका प्राइम चीज ही है कि लाइक आप देखो कि उसका सेल्स का ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है. अगर उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कीप्स गोइंग अप, राइट, और छोटी कंपनी है, उसके साथ उसका इन्वेंटरी का भी ग्रोथ आएगा ना, रिसीवेबल्स का भी ग्रोथ हो सकता है. अगर लेट से फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट का कोई बिजनेस हो, तो अगेन विंटेज कॉफी का बात नहीं कर रहा हूं, तो छोटा से जब एक बिजनेस बड़ा होता है ना, तो देख के लगता है कि उसका कैश फ्लोज खराब है, बैलेंस शीट खराब है, ये क्या सब है, राइट. अब देखो कि छोटे बिजनेसेस जब इक्विटी डाइल्यूट करके अपने स्टॉक मार्केट में आता है, तो अपना आरओई का नंबर गोज डाउन, राइट. तो जब अपना आरओई का नंबर गोज डाउन, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है. लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, पास्ट में कुछ भी किया हो, आपको देखना है कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है, द डायरेक्शन इन विच दे आर मूविंग, एंड यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, गॉट इट, एंड नॉट हैव अ प्री डिटरमाइंड मेंटालिटी. मतलब वो तो लेजी माइंडसेट हो गया कि जो बिजनेस ट्रैक नहीं करता है, वो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट लेके बैठ जाता है कि कोई कंपनी परमानेंटली अच्छा है या कोई कंपनी परमानेंटली बुरा है. इसीलिए तो वो टाइमली बेच भी नहीं पाता एक स्टॉक को, है ना, बिकॉज वो कंपनी को ट्रैक नहीं करता. सो ये हो गया बात. तो अगर मैं वापस आता हूँ विंटेज कॉफी में, तो इनका वही है, इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास कुछ और 10 एकड़ लैंड भी है, तो जो अपना एग्जिस्टिंग प्लांट के बाजू में और एक प्लांट खोल सकता है, विच इज कॉल्ड एज अ ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करके. तो सब कुछ ठीक है. मतलब इस कंपनी का तो कोई तो प्रॉब्लम्स तो है नहीं, मतलब जिसका सेल्स डबल हो रहा है और पैट मतलब 150% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, तो ये तो अच्छा ही है. तो सब कुछ सही है. अब देखते हैं कंपनी को, मतलब यहाँ पे मुझे कंपनी को अच्छा लगता है. अब रिसेंटली मैंने पढ़ा है, आई वुड वांट टू सी अ कपल ऑफ मोर क्वार्टर्स, एटलीस्ट एक क्वार्टर और देखता हूँ इसका कोई कॉन कॉल वगैरह है कि नहीं, या फिर मैं उसका सामने का जो ये एनुअल रिपोर्ट जो अभी आएगा FY24 का, वो भी अच्छे से पढ़ूंगा फॉर सम मोर इनसाइट्स इन द MD&A सेगमेंट. देखते हैं, बट कंपनी अच्छी है. तो चलो, आई थिंक 32 मिनट्स हो गया. ये वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं. आई हैव टू डू वन मोर वीडियो ना, वो पर्सनल फाइनेंस का जो सीरीज है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका जो अगला वाला फिजूल खर्चे वाला एपिसोड कब आएगा, वो मैं इसी के बाद ही शूट करूंगा. थैंक यू.